अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी सऊदी अरब में पाक पीएम की हुई इंसर्ट और डीडी रिएक्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो कल आजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्तान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये स्पेशल टी शर्ट के साथ मैं हाजिर हूं 93,000 पैंट्स डाउन। तो अगर आपको भी ये टी शर्ट चाहिए तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी डाल दूंगा। जाइए, टी शर्ट पहनिए, दिखाइए लोगों को और मजे लीजिए। रिएक्शन देखिए उन लोगों के जब ये इस टी शर्ट को देखेंगे तो। अभी मैं सुबह जब आ रहा था तो लोग पलट पलट के देख रहे थे मुझे और हंस भी रहे थे एक आध लोग। तो चलिए देखते हैं, कमर चीमा साहब का वीडियो है। माई प्राइम मिनिस्टर स्टैंडिंग बिहाइंड इस्लामिक एंड अरब लीडर्स, व्हाट अ फॉल फॉर पाकिस्तान लीडरशिप। अच्छा जी, चलिए देखते हैं अब क्या बेइज्जती कर दी इस्लामिक और अरब नेताओं ने, देशों ने। कोई ऐसा दिन ना हो जिस दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बेइज्जती की कोई खबर ना आती। ग्रेट यार, पाकिस्तान अगर तुम नहीं होते तो हमारा एंटरटेनमेंट कैसे होता है यार। गुड जॉब, कीप इट अप, कीप बेइज्जत होते रहो। दोस्तों, आज एक अरब इस्लामिक समिट हुई है सऊदी अरब रियाद के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उनको भी इनवाइट किया गया था और सारे आलम इस्लाम से, मुस्लिम दुनिया से इकट्ठे हुए थे लीडर्स। और असल मकसद जो ये था कि किस तरह क्या किया जाए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ये प्रेशर डाला जाए कि जो गज़ा के अंदर एक जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको एड्रेस किया जा सके और सीज फायर कराया जा सके और जंग बंद करवाई जा सके। और जो अरब्स हैं, जो ख़ासतौर पे दी अरब्स जो गज़न्स हैं, उनकी ज़िंदगी आसान की है। असल तो इसका मकसद ये था। गजन्स जो हैं वो अरब्स हैं। चीमा साहब क्या बात कर रहे हैं, गजन्स अरब्स हैं। ये एक पाकिस्तानी मुसलमान बोल रहा है कि गजन्स अरब्स हैं, लेकिन जो अरब के मुसलमान हैं वो तो कुछ और बोलते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या मजाक कर रहा हूं, तो मैं एक सऊदी स्कॉलर की बातें आपको सुनवाता हूं। वो अरब है बंदा, शेख है सऊदी का, और वो बता रहा है हिस्ट्री। और गजन्स कभी अरब्स नहीं थे। सुनिए। ما السعودية ما بقى شيء ما أعطتكم إياه، حتى دولة أسست لكم دولة. الملك فهد يوم ريغان يطلب منه تمويل زوار الكونترا قال له وحدة بوحدة أبي دولة لفلسطين، قال له أبشر، ووقع الخطاب دولة لفلسطين. وعلم الملك فهد عرفات أنه حصلنا دولة فلسطينية. هرب عرفات ما شافوه إلا بعد 10 سنين من هالكلام هذا. هرب ما يبي دولة فلسطينية. كلكم ما تبون دولة فلسطينية لأن أساسا ما لكم قضية ولا لكم دولة ولا لكم أرض. هذه أرض إسرائيل بالقرى، وأنتم شتات رومان ملفقين، مغول وتركمان وشركس وأرمن وغجر. ما لكم حق بفلسطين. فلسطين هذه دولة إسرائيلية لبني إسرائيل. وبني إسرائيل لمعلوميتكم، بني إسرائيل هذولا عيال إسحاق، وحنا يا العرب عيال إسماعيل. وإسحاق وإسماعيل أخوين، أبوهم إبراهيم عليه السلام، يعني هذولا عيال عمنا. لكن أنتم منين جيتوا؟ أنتم وش دخلكم بالموضوع؟ أنتم يا الشتات يا الغجر يا المغول يا التركمان يا الشركس يا الرومان يا بقايا الشعوب. إيش دخلكم بالموضوع؟ إيش دخلكم بالسالفة؟ إيش دخلكم بيننا؟ هذا بني إسرائيل على أرضهم، ما لكم أرض أنتم ولا لكم قضية يا جماعة. أنتم أدوختونا واشغلتونا. والأقصى، الأقصى لمعلوميتكم ما عندكم أقصى، ما في شيء اسمه أقصى، في شيء اسمه القدس. المسجد الأقصى اللي ورد ذكره هو بالجعرانة 29 كيلو على الطائف، وكان المسجدين، المسجد الأقصى والمسجد الأدنى. المسجد الأقصى حقكم بناه هشام عام 72 هجري. كيف يسرى محمد له وهو مبني عام 72 للهجرة؟ يعني بعد وفاة محمد ب60 سنة. تضحكون على مين أنتم؟ تضحكون على مين؟ أنتم شر في أي دولة تحطون فيها يا الفلسطينيين. شر منزل ولا بكم رجل. أنا مستعد أنام عند يهودي ولا أنام عند فلسطيني. أنا مستعد أقلط يهودي في بيتي وأغديه وأوكله وشربه ورقده، ولا أدخل فلسطيني في بيتي. والسلام عليكم ورحمة الله। तो ये तो कम से कम झूठ चीमा साहब ये मत बोलिए कि गजन्स जो हैं वो अरब्स हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं।
फिलिस्तीन कभी वहां हुआ ही नहीं करता था। और ये मैंने नहीं कहा है, ये उस स्कॉलर ने कहा है, सऊदी अरब के स्कॉलर का कहना है, उसके रेफरेंसेस हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं इंडियन नहीं कह रहा, मैं काफिर नहीं कह रहा, ये सऊदी अरब का शेख एक मुसलमान बोल रहा है। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी करते रहिए, नैरेटिव चलाते रहिए। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी अपनी स्पीच दी, लेकिन सबसे पहले मैं तबसरा करना चाहता हूं इस तस्वीर का। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब आपको नजर नहीं आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इस पर तबसरा करता हूँ। वो मोबाइल से मैं शायद बेहतर जिसे कहते हैं ना, अच्छे तरीके से बता सकता हूँ आपको कि इस तस्वीर में मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके साथ खड़े हैं कतर के अमीर, उनके राइट साइड पर जॉर्डन के खड़े हैं किंग अब्दुल्ला, फिर प्रेसिडेंट सीसी, बशार अल असद, उसके साथ जो है फ़लस्तीन के सदर हैं, साथ आई थिंक मोरक्को के हैं, आई डोंट नो नेक्स्ट कौन है, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू फर्स्ट लाइन पे खड़े हुए हैं। फर्स्ट लाइन में मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू खड़े हुए हैं, ठीक है जी। और अगर ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान जाएं तो कतर के अमीर हैं, टर्की है, आई थिंक अजरबैजान के प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड देन देयर आर अदर सेंट्रल एशियन एंड देन अफ्रीकन्स एंड देन पाकिस्तान इज ए इतनी बड़ी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, उन्होंने पीछे खिलाता है। हम ये बात करते हैं ना जी, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। और जब पाकिस्तानी ये कहता है ना कि वाहिद पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है जिसके पास एटॉमिक पावर है, सब जलते हैं उससे। अबे तुम्हारे मुसलमान बिरादर तुमको नहीं पूछ रहे हैं, उधर फेंक रखा है पीछे एटॉमिक पावर गई तेल लेने, उसका क्या फायदा हुआ? एटॉमिक पावर होने का क्या फायदा हुआ? एक बयान तो तुम्हारा आर्मी चीफ देना पाया फिलिस्तीन के लिए, और तुम बात करते हो बड़ी बड़ी। अरब वर्ल्ड को अक्सर हमारी जरूरत पड़ती रहती है। उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें। 4 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर की आपको ज़रूरत रहती है, क्या करें हम आपके साथ? क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में खड़ा गया? हम तो बड़े चैंपियन है फ़लस्तीन के। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये अरब समिट भी है, अरब इस्लामिक समिट है, मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मौजूद फर्स्ट लाइन पे है, टर्किश प्रेसिडेंट उनके साथ खड़े हुए हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक खड़े हुए हैं। मैं इसको भी मान लूँ कि जी अरब ममालिक को पहले तरजीह दी गई है, तरजीह जो है ना वो ताकतवर को दी जाती है, अरब नॉन अरब को नहीं दी जाती। अब हम पिछले 1.5 साल से जनाब सर पे हमने हर चीज उठाई हुई है, ठीक है। तो मालदीव कौन सा अरब मुल्क है? मालदीव कौन सा अरब मुल्क है? अजरबैजान कौन सा अरब मुल्क है? सेंट्रल एशिया वाले कौन सा अरब मुल्क हैं? अब अरब्स को तो नहीं अच्छा लगता पाकिस्तान जब फलस्तीन की बात करता है ज्यादा, दे डोंट लाइक दिस, उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं क्या यार हर वक्त आप लगे रहते हैं फलस्तीन फलस्तीन करते रहते हैं, ये हमारा मसला, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, आप करें हैं कॉन्फ्रेंस, बुलाएं हैं फलस्तीन के ऊपर, कितने लोग जाएंगे आपकी कॉन्फ्रेंस में? अगर हमसे ये क्यों कहे कि आप अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाएं फलस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर, हम देखते हैं अरब वर्ल्ड में से कौन आता है और किस लेवल की अटेंडेंस होगी, हम बताते हैं आपको, कोई अटेंडेंस नहीं होगी। कोई मुसलमान मुल्क जो है वो हमारे कहे बगैर अरब मुल्क वहां पे जाएगा नहीं। आप क्या बातें करते हैं? सो हमारे वजीर आजम, कोई बात नहीं, हो सकता है हमें ये बताया जाए जी वो अल्फ़ाबेटिकल है, हो सकता है जी जो रूम में पहले आया था उसको पहले खड़ा कर दिया गया था, तो वो पता नहीं किसी ने हमारे लास्ट टाइम हमारे वजीर आजम को, ये अभी तो उन्होंने दूसरी लाइन में खड़ा है, एक पता नहीं कॉप की कौन सी मीटिंग हुई थी उधर दुबई में, तो हमारे वजीर आजम को आखिरी लाइन में खड़ा कर दिया। तो वो किसी एडिटर साहब वो फोटो लगाओ यार, जिसमें शहबाज शरीफ को बिल्कुल पीछे खड़ा किया गया। पता ही नहीं चल रहा कौन सी लाइन में कौन से शहबाज शरीफ था या कौन था, नहीं या काकड़ था, कौन था शहबाज शरीफ, अब जो भी था उस वक्त, अब इतने जल्दी जल्दी चेंज होते हैं ना पाकिस्तान के पीएम की याद भी नहीं रहता। वो पिछली लाइन में खड़ा था, वो दिख भी नहीं रहा था, बड़ी बेइज्जती हुई थी भाई साहब, उस पर बड़ी बेइज्जती हुई थी, और शायद उसमें पीएम मोदी भी देखे, वो सबसे आगे थे। तो वो किसी ने कहा कि यार ये क्या है, मैं मुझे कोई इतराज नहीं है आखिरी पहली लाइन,
मैं जस्ट आपको इसके मीनिंग होते हैं, सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझी जाती है कि इसका क्या मतलब है। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। हमने तो गजा के ऊपर क्या नहीं किया, फलस्तीन के लिए क्या नहीं किया, ठीक है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, ठीक है, अपने साथ दाएं बाजू पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू ये है कि वो $4 ट्रिलियन की जीडीपी है। उनकी मार्केट वैल्यू ये है कि उसके पास कुछ 600-700 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है, जब मर्जी जैसे मर्जी वो अपनी ट्रेड करे, ठीक है ना जी, जब मर्जी जैसे मर्जी करे, उनको कोई परवाह नहीं है। एक उसको पता है कि इंडिया जो है वो हमसे 55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, अच्छा भला तेल खरीदता है। उनकी वैल्यू उस लेंस से देखी जाती है। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਰੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, क्या तंग किया हुआ उन्होंने। सच्ची बात है, हमारे बातें पाकिस्तानी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि आपकी वैल्यू कितनी है। टर्की की वैल्यू जहाँ पे है, कतर की वैल्यू है, जॉर्डन की वैल्यू है, इजिप्ट की वैल्यू है, सीरिया की वैल्यू है। चले ये तो सारे इसराइल के नज़दीक तरीन ममालिक हैं, नेबरिंग कंट्रीज है, चलो बनता है जी इनकी इंपॉर्टेंस से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि शहबाज शरीफ जो है, इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट कॉन्सिडर अस। देयर वाज अ टाइम, इससे पहले आपको याद होगा कि एक दफ़ा ट्रंप आए सऊदी अरब, और ट्रंप जब सऊदी अरब आए, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सऊदी अरब से ताल्लुकात नहीं अच्छे, सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब एक ब्रदरली फ्रेंडली कंट्री है, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, हमेशा हमारी सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली भी, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, हर तरह सपोर्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान की जनता तो कहती है कि सऊदी अरब वाले अय्याश हो गए हैं, वहां पे फहाशी हो रही है, वो मुसलमान नहीं रहे, वो तो काफिर हो गए हैं। तो क्या ये बातें सऊदी अरब वालों तक नहीं पहुंचती? हम लोग पहुंचाते हैं ना सर, ट्रांसलेट करके। जो पाकिस्तान की जनता सऊदी अरब के लिए जो बातें बोलती है, एमबीएस के लिए जो बातें बोलती है, हम भारतीय उसे ट्रांसलेट करके सऊदी एम्बेसी पहुंचाते हैं, सऊदी अरब के लोगों तक पहुंचाते हैं कि देखो ये पाकिस्तानी तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनको पता नहीं चल रहा होता है? अरे हम बैठे हैं ना बताने के लिए, इंटरनेट का यही तो फायदा है। और थैंक्स टू पब्लिक रिएक्शन चैनल कि जो जितनी गालियां आप सऊदी अरब वालों को देते हैं, एमबीएस को देते हैं, वो सब पहुंचाई जाती हैं। उसको सब पता है कि पाकिस्तान के भीतर क्या बोला जा रहा है हमारे लिए, पाकिस्तान की आवाम क्या बोल रही है। पाकिस्तान की आवाम ऐसे ही बोलेगी। फीड किया जाता है पाकिस्तान की आवाम को। कौन फीड करता है? आपके नेता फीड करते हैं, वोट बैंक बढ़ाने के लिए। तो लीजिए फिर। लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि वेयर डू वी स्टैंड, हम स्टैंड कहां करते हैं जब व्हेन इट्स एन अरब कॉज। इससे पहले आपको याद है कि जब अरब वर्ल्ड के अंदर, अरब वर्ल्ड ने, सऊदीज ने ये डिसाइड किया कि हम डिप्लोमेसी शुरू करेंगे, हम P5 को सेंसिटाइज करेंगे, P5 को सेंसिटाइज करेंगे, एंड वी विल टेल देम कि भाई साहब क्या करना चाहिए P5 को ऑन गजा। उन्होंने पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बुलाया, और अरब मुल्कों को सारे एक पैनल बनाया 5-6 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स का, और वो सारे चले गए कहाँ पे? कभी लंदन जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी पेरिस जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और चाइना जा रहे हैं, और हमें पूछा ही नहीं। ये तो पाकिस्तान डोंट डू दिस नाउ, ये मत करो। इंडिया को नाराज नहीं करना, हमने इंडिया को नाराज नहीं करना भैया। सो करना क्या है? करना ये है
कि जो चल रहा है ऐसे ही चलो, सिर्फ और सिर्फ अरब्स जाओ और साथ में एक दो और मुल्क इंडोनेशिया इधर उधर मिला लिया। दैट इज व्हाट इज देयर जॉब एंड रिक्वायरमेंट। उन्होंने ये किया, हमें इग्नोर कर दिया। अभी इधर भी बुलाया है, अच्छा तकरीर साहब से ऊंची मारी होती है, नारे सार ना उच्चे साढ़े होंगे, फाड़ लो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। वहां पे जो बातें हुई हैं, हमारे वजीर आजम ने सबसे अच्छी तकरीर की होगी, हम अनवेवरिंग सपोर्ट देते हैं इसराइल की जो एग्रेशन है गजा, लेबनान, ईरान के ऊपर, वो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, अरब दुनिया क्या कर रही है, इस्लाम। अच्छा वो होता क्या है? मैं तो आज भी एक टीवी पे बैठा हुआ, तो मैंने तो सिंपल कह दिया, मैंने कहा ये जो इस्लाम, वो जो समिट हो रही है ना रियाद में, ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 वजूहात की वजह से की है। पहली वजह कि अपनी आवाम को भी तो खुश रखना होता है मुसलमान दुनिया ने। देखो हम दूर के बैठ के गालियां तो निकाल रहे हैं ना उनको, हम बुरा भला तो कह रहे हैं ना। आज मैं आपको मजे की इंटरेस्टिंग, आज मैंने देखा कि टीवी के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट आई, पाकिस्तानी एडवर्टाइजमेंट, क्या मुझे समझ नहीं लगी। एडवर्टाइजमेंट आई खिलाफत खिलाफत कोला, पहले तो मुझे समझ ही नहीं लगी खिलाफत कोला। अब क्योंकि वो गजा के हवाले से जी सारे हम एक दूसरे कंडेम कर रहे हैं, हम सबको कंडेम कर रहे हैं, दैट्स फाइन, सबको कंडेम कर दिया जी, इसराइल ने ये किया, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, वो सारी दुनिया कर रही है, हम भी करिए, दैट्स फाइन। वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि आगे आ जाएं आप। आपने कहा जी कि हमने कोको कोला नहीं पीनी, हमने फलां चीज नहीं पीनी, हमने ये नहीं पीनी, हमने वो नहीं पीनी, तो क्या करना है? हम अपना वो पाइन साढ़े को कोको कोला का मुतबादल नहीं बने 70 साल आलम इस्लाम जो है ना, वो एक पेप्सी नहीं बना सके। हमें बुरी लगती हैं बातें भाई साहब, मैं तो कहता हूँ हमें बुरी लगती है ये बात, हम नाराज, हमें अच्छा नहीं लगता, हमारी इंसल्ट होती है इसमें कि आलम इस्लाम एक पेप्सी, कोको कोला, स्प्राइट नहीं बना सके, एक जूस असी नहीं बना सकते। आज हमें वो सारे का सारा वो करना पड़ता, बाइकआउट करना पड़ता, ठीक है। एंड खिलाफत कोला, अब खिलाफत कोला, क्योंकि उसको इन्वेंट करने के लिए दिमाग चाहिए, विजन चाहिए, पढ़ाई चाहिए। यहां तो सारा काम हो जाता है कि दीन से दूर हो रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ना शुरू करो, दीन से करीब आ जाओ। वो क्या कहते हैं, वो जो भी कहते हैं, ये करो वो करो, बस सारी प्रॉब्लम दूर। तो कर लो ना दूर प्रॉब्लम। पता है कि पोल खुल जाएगी, पता है कि कुछ ठीक नहीं होगा, और उसके बाद वो जो तुरुप का इक्का आप लोग बोलते हो, ये कर लो वो कर लो, वो सब फेल हो जाएगा। फिर फेथ पर सवाल उठ जाएंगे, फिर इस्लाम पर सवाल उठने लगेंगे, हालांकि उठ ही रहे हैं सवाल। सवाल कितना जायज है? इतने सालों में एक पेप्सी कोला स्प्राइट नहीं बना सके। चलो पाकिस्तान के खिलाफ तो पूरी दुनिया साजिश करती है, अरे इतने बड़े बड़े देश हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत, मलेशिया, इंडोनेशिया, इतने बड़े 57 मुल्क हैं। पिछले 1400 साल में किसी को आइडिया नहीं आया। आइडिया आएगा कहां से? रेडिकलाइजेशन और रिलीजन ने आपके दिमाग को कुंद कर दिया है। रही सही कसर कजन मैरिज ने पूरी कर दी है। नो आइडियाज। पिछले 100 साल में मुसलमानों की इन्वेंशंस बताओ क्या क्या है जिससे दुनिया को बहुत फायदा हुआ हो। इंडियंस के तो गिनाने के लिए मैं बैठा हूं 1000 गिनवा दूंगा यार। पहला ईमेल, यूएसबी, बेतार, नए इन्वेंशंस में मुझे याद नहीं आ रहा यार, चिप, माइक्रोचिप, दुनिया बदल दी इन इन्वेंशंस ने यार। अब पुराने जमाने में जाऊंगा तो जीरो, पाई का मान, ग्रेविटी के नियम, आपका फ्लश टॉयलेट, बटन, शैम्पू, पता नहीं क्या क्या गिनवाने बैठूंगा ना, पूरा दिन निकल जाएगा इन्वेंशंस गिनवाने में। ये आंखों का जो वो होता है ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन कहते हैं, ये मोतियाबिंद वाला जो ऑपरेशन होता है शायद वो, सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी। पागल हो जाओगे आप लोग। इसीलिए इंडियंस आगे हैं। इसीलिए एक मैं आपको भी ताजा खबर सुनाता हूं। चैट जीपीटी सुना होगा आपने?
एआई में सबसे अभी आगे चल रहा है, बहुत भयंकर काम कर रही है वो। चैट जीपीटी ने एक डोमेन खरीदा है एक इंडियन से, पता है कितने में? 123 करोड़ रुपए में। ये खबर लगाइए, स्क्रीनशॉट जरा पढ़ लेना। 123 करोड़ रुपए में। धर्मेश शाह नाम है शायद। उन्होंने chat.com नाम का जो एक डोमेन था वो 1996 में उसको रजिस्टर करा लिया था। वो अब तक रखे हुए थे, 1996 से उसके लिए पैसे पे कर रहे थे। और जब चैट जीपीटी आया तो उसने chat.com उनसे खरीदा 123 करोड़ रुपए में। आप सोचो उस बंदे का दिमाग कितना तेज हो कि 1996 में उसने chat.com ये डोमेन रजिस्टर करा लिया अपने नाम से। अरे पाकिस्तानी हो, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, उससे 1000 मील आगे से इंडियंस की सोच शुरू होती है। 96 में किसी को पता नहीं था कि चैट क्या होता है, समझे? खिलाफत क्या चीज है? आपको पता है खिलाफत क्या है? लेकिन वो रजिस्टर्ड भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अब लोगों को मजहबी बुनियादों पे कोको कोला बेचकर टेस्ट बेचने लगे हैं। और अल्लाह देखो, अपना टेस्ट ही नहीं होना। एटलीस्ट आपका ऐसा टेस्ट तो हो ना कि मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने को दिल करे यार। मैं तो कोको कोला इसलिए पीता हूँ, मैं टेस्ट के लिए पीता हूँ। इसलिए तो नहीं पीता कि भाईजान वो अमरीकी है थे, बरतानवी है थे, इजरायली, मेरा इन चीज़ों से क्या लेना देना। मेरा तो इस चीज़ से उसका टेस्ट अच्छा है यार। मैं स्प्राइट इसलिए पीऊँ, उसका टेस्ट अच्छा है। वो कहते हैं कि आप वो पैड़ी 2 नंबर जो हम बनाते हैं ना वो पिए। हमने तो खैर अल्लाह माफ़ करे, हमने तो 2 नंबर पेप्सी कोक भी बेची है, यहाँ पे बेचते हैं अभी भी। बहरहाल, सो क्वेश्चन ये है कि वो हमें ये समझते हैं कि आप पिछली लाइन पे खड़े हो जाएं और आप हमारे साथ ताड़ियां मारो तो दसो कि भाई व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है जी। और अभी हम बात कर रहे हैं जी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन हो गई है, फलां की वायलेशन हो गई है, उसकी ऐसे वायलेशन हो गई है, उसकी वो हो गया। ठीक है ना जी। सो मुझे मैं तो अपने देखता हूँ जब लीडरशिप को तो बड़ी हैरानगी होती है, परेशानी होती है और खामोश हो जाता हूँ। की बनेगा साडा, की बनेगा साडा ते साडी लीडरशिप का। ठीक है। और अब ये देखें कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको ये करना चाहिए। अब ये जितनी भी अरब ममालिक की लीडरशिप इकट्ठी हुई है, इन्होंने क्या पैगाम देना है? अच्छा, मज़े की बात मैं बताऊँ, इनमें से सारे मुल्कों के बारे में ये तासुर है, सारे दे आर चमी हैं। ठीक है जी, दे आर चमी विद द वेस्ट। अंदरों रोटियां बोटियां खांदे ने, बाहर आके कहते ने फाड़ लो इनू छड़ नहीं छड़ना, उन्होंने नहीं छड़ना, इंज कर देना। ठीक है, विच इज राइट, विच इज नॉट रॉन्ग। आपके ताल्लुकात दुनिया के साथ होने चाहिए, अमेरिका के साथ, यूरोप, वेस्ट के साथ। वेस्ट इज अ पार्टनर है हमारा सबका, बिल्कुल होना चाहिए। आई डू अंडरस्टैंड। लेकिन क्वेश्चन ये है ना कि भैया मतलब कुछ तो स्टैंड तो लो ना। स्टैंड कोई नहीं ले सकता, स्टैंड कोई बंदा नहीं लेगा। ठीक है जी, स्टैंड कितों लेना है? स्टैंड लैन लगे तो बड़ी ताकत चाहिए, स्टैंड लैन लगे बड़ी ताकत चाहिए। ठीक है, और ताकत पाकिस्तान हैगा नहीं, पाकिस्तान विच हैगा नहीं जी, है ना? ठीक है। और वो देखिए मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहली लाइन में खड़े हुए हैं। हमारे वज़ीर आज़म को पीछे खिलाता उन्होंने। वो शुक्र करें थोड़ा सा उर्दुगान अगर राइट साइड पे हो जाता तो वज़ीर आज़म साहब तो सिर्फ सिर नज़र आना सी, अभी तो उनका सिर्फ मुंह नज़र आ रहा है। सो पता ये चला कि इट डजंट मैटर how militarily equipped you are. It does matter how much your human beings, how much your people are living in peace, stability, and how much they are economically well off. वो कितने well off हैं ये मैटर करता है। हम जब अरब वर्ल्ड में जाके अपने उनको कहते हैं कि हमारी लेबर लो, रेवेन्यू भेजो, $7 अरब भेजता है सऊदी अरब हर साल पाकिस्तान को, सिर्फ रेमिटेंस, जस्ट रेमिटेंस $7 अरब आती है वहां से। $7 बिलियन। मिडल ईस्ट से मेरा ख्याल मिल मिला के कोई $12-15 अरब आती है अब।
तो आप क्या समझते हैं कि सऊदीज को नहीं पता इस चीज का कि सारे तो यहाँ बैठे हुए हैं, विच इज गुड, विच इज नाइस बाय द वे। इंडियंस की भी तो मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 35-40 अरब डॉलर इंडियंस भी तो, उनकी रेमिटेंस भी तो मिडल ईस्ट से जाती है। हमारी इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ह्यूमन रिसोर्स है। हमारी कोई एक्सपोर्ट कॉटन नहीं हैगी, ना शर्टा ने, ना मोबाइल है, ना इंडिया तो आईफोन बना रहा है ना 16, असि तो नहीं बनाते। हम तो एक शर्ट नहीं बना सकते, बांग्लादेशियों ने तो फिर भी शर्टें बना ली हैं, हम तो एक शर्ट नहीं बना सके। सो बहरहाल मुझे इसको देख के व्हेन आई रियलाइज एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड, मैं जब इस सारी सिनेरियो को देखता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ कि उन्होंने बेसिकली हमें ये बताया है, हमें ये मैसेज दिया है कि आपकी जो वैल्यू है ना, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी। आपके लोग कितने सिक्योर हैं। बेसिकली उन्होंने बताया है, उसको अंग्रेजी में मत कहिए वैल्यू, बेसिकली उन्होंने बताया है कि आपकी औकात क्या है। इस्लामिक देशों में भी आपकी औकात किधर खड़ी है, वहीं पर आपके पीएम को खड़ा किया गया है। और ये औकात इससे नहीं आती कि आप एटॉमिक पावर हैं, कि आप क्या हैं। ये औकात इससे भी नहीं आती कि आपकी इकोनॉमी क्या है। ये औकात इससे आती है कि आपके यहां लोगों के लिए क्या सोचा जा रहा है। आज अगर सऊदी अरब का एमबीएस प्रिंस है, वो 50 साल आगे की बात सोचकर अभी से काम कर रहा है। पाकिस्तान अगले 5 दिन का प्लान मुझे बता दे कि पाकिस्तान का अगले 5 दिन का प्लान क्या है। और प्लान बनाते भी हैं तो ऐसा प्लान बनाएंगे जो अनअचीवेबल होगा। अब सबसे ताजा एग्जांपल, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, शहबाज शरीफ का कहना है कि अगले 3 साल में हम आईटी एक्सपोर्ट्स में $25 बिलियन कमाएंगे। क्या शहबाज शरीफ को यह नहीं पता है कि उनकी फिलहाल औकात क्या है आईटी एक्सपोर्ट्स में? $3 बिलियन। आप 3 बिलियन को आप कह रहे हैं कि हम अगले 3 साल में 25 बिलियन कर देंगे। पागल हो गया आपका पीएम। ऐसे अविश्वसनीय प्रस्ताव लेकर आएगा जिसपे पाकिस्तान के लोग तो भरोसा कर लेंगे, दुनिया सुनकर हंसती है। अगर आप ये कहते हैं कि हम डबल करने का प्रोग्राम कर रहे हैं, ट्रिपल करने का प्रोग्राम कर रहे हैं आईटी एक्सपोर्ट्स में, तो समझ भी आता है। और उसके लिए आप ग्राउंड लेवल पे क्या कर रहे हैं? क्या आपने आईटी हाउसेस बनाए? क्या आपने आईटी कंपनीज को इनवाइट किया है? क्या आप आईटी कंपनीज के लिए आप कोई स्कीम लेकर आए हैं कि आप हमारे यहां आईटी फर्म खोलो, हम आपको ये फायदा देंगे? नहीं। तो आप किस बिना पे कह रहे हैं कि हम $3 बिलियन को हम $25 बिलियन बना देंगे अगले 3 साल में? यह होता है विजन, यह होता है बेवकूफ बनाना, चूरन देना कहते हैं इसको। तो ना आपके नेताओं के पास कोई विजन, ना आपकी आर्मी के पास कोई विजन। आप भीख मंगे हैं, आप भीख मांगने चले जाते हैं। पैसे कमाई के लिए आपके पास गधे बेचने के अलावा, गधे एक्सपोर्ट करने के अलावा, आबादी वाले लोगों को एक्सपोर्ट करने, ये भी तो गधे ही है ना जो आप भेजते हो। पढ़े लिखे लोग थोड़े ही ना, नॉन स्किल्ड वर्कर हैं, जाके कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, ये करेंगे, ईंट उठा दो जी, सीमेंट गारा बना दो जी। रेमिटेंस की बात आई है, भारत का रेमिटेंस कितना? मुझे याद आया कि 120-25 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आता है विदेशों से टोटल ओवरऑल। तो हम जो अपनी वर्कफोर्स भी अगर बाहर भेजते हैं तो वो स्किल्ड होती है। अभी जर्मनी ने मांगे, इजराइल गए 10,000 बंदे, जर्मनी 50,000 बंदों को मांग रहा है, ऑस्ट्रेलिया मांग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडियंस स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर कंस्ट्रक्शन वाला भी जाता है वो भी स्किल्ड है, आईटी में जाता है वो भी स्किल्ड है। ये फर्क है बहुत बड़ा। और मुझे तो देख के बड़ा मजा आ रहा है कि भाई मुसलमानों ने भी पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी है कि देखो चलो वहां पे कोने में खड़े रहो। अब ये पाकिस्तानी समझें कि उनको क्या एहसास होता है, क्योंकि आप लोग हैं दोगले। एक तरफ सऊदी अरब को गरियाओगे, पाकिस्तानी जनता की बात करो, और दूसरी तरफ उन्हीं से जाकर भीख मांगोगे। ये तो है। चलिए दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये वीडियो ज़बरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी, और नो डाउट बेइज्जती तो बहुत है। और जिस पोजीशन की बात कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूँगा, बीच में हंस रहे थे तो वो शहबाज शरीफ साहब की फ़ोटो आई बीच में, तो वो देख रहे थे कि कितनी बेइज्जती का मौजब है, तो उस चीज़ पे हंस रहे थे।
इसलिए क्लियर करना ज़रूरी है। बीच में आप कहेंगे कि आप पता नहीं क्यों लाफ़ कर रहे थे इतने ज़्यादा। बहरहाल जी, और चीमा साहब जो हैं वो बात कर रहे थे, लोग सर ने भी उसके ऊपर जो है ओपिनियन दिया अपना, और कुछ लोगों के कमेंट्स भी मेंशन करना चाहूँगा। प्लीज़ यार, आप लोग कमेंट करते हैं कि रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, तो हमने पहले भी बताया कि बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है 2 लोगों का ओपिनियन सुनने के बाद, ठीक है। आलोक सर को तो हम डेली बेसिस पे सुनते हैं, तो जो चीमा साहब हैं उनकी कभी-कभार वीडियोज़ आती हैं, तो इस तरह हम और भी रिएक्शन ये करेंगे, उसके ऊपर अपना ओपिनियन देंगे, तो हमको भी बेहतर एक समझ आएगी, बेहतर आइडिया हो जाएगा, और उसके ऊपर फिर अब अपना ओपिनियन देते हैं, ये नहीं तो ये पॉइंट होगा, तो हम भी तो पॉइंट डिफरेंट जो है वो बताते हैं। तो इस वीडियो में जिस चीज़ के ऊपर वो बात कर रहे हैं, अब बहुत सारी चीज़ें इसमें आई हैं। एक तो बेइज्जती का मौजब आया है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे, वो जहाद कौन-सा था? जहादी कोला कौन-सा? खिलाफत को खिलाफत कोला। तो सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ये है कि वो खिलाफत कोला जो है, आप क्या मतलब आप क्या प्रेज़ेंट कर रहे हैं मुल्क को? क्या दे रहे हैं? आपने क्या इन्वेंशन किया? वो इन्वेंशन, वो जो अभी पेप्सी हम कोक या स्प्राइट या वो जो पीते हैं, उसमें फ़ार्मूला पाकिस्तानी यूज़ हो रहा है। तो पाकिस्तान में बन रही हैं, और जो यूरोप से आते हैं, जो प्रॉपर वे में वहाँ से आ रही हैं कोल्ड ड्रिंक, वो टिन पैक में होते हैं, और वो आपको बड़े स्टेट में जनाब वहाँ पे मिलेंगे, और उसका टेस्ट और इनका टेस्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है ना? वो असल चीज़ होती है, और हम जब पीते हैं ना उनमें टिन पैक में, ज़्यादातर टिन पैक में, तो हमें महसूस होता है यार इसका टेस्ट और है, ये स्ट्रॉन्ग है बड़ी, और ये और वे से है, तो वो टेस्ट जो है असल वो है। ये तो अभी उन्होंने अपना ही फ़ॉर्मूला को मिक्स करके और उसको जनाब चेंज करके, अगर इतनी क्रिएशन कर ली है, इतना कुछ कर लिया है, तो भाई आप अपनी क्यों नहीं क्रिएट करते? हमने वो लास्ट टाइम पार्टी पे गए थे, तो वहाँ पे एक ड्रिंक जो है हमने वो मँगवाई और पी, और वो जो है सॉफ्ट इंग्लैंड की ड्रिंक की थी, बात कर रहा हूँ। जी? इंग्लैंड की थी। तो मतलब वो आप ड्रिंक देख लें, तो वो आप उसका टेस्ट देखें। मतलब बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट, पीने में पहले खोलने लगा तो क्या, तो पता नहीं किस तरह टेस्ट होगा, ये तो अलग ही। मैंने कहा खोलो सही, टेस्ट करते हैं। तो जैसे ड्रिंक किया थोड़ी-सी, तो मतलब वो पहला सिप लेते ही हुए महसूस हुआ है कि यार वाक़ई स्ट्रॉन्ग भी है, टेस्ट भी है, और अच्छा लगा। और अगर डिफरेंट ये पाकिस्तान की क्रिएशन होती, पाकिस्तान क्रिएट करता, मतलब वो यहाँ पे बन रही होती, तो मेरे ख़्याल में हमको ये बॉयकॉट करना और ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऑलरेडी अवाम ने उधर लगे होना था, और दूसरी कंपनी जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे जा रही है, जिसने बहुत ज़्यादा कोई है लगा हुआ उसके ऊपर, उसने यूज़ करनी थी। अब ये बाइकआउट करवा रहे हैं, अपना धंधा चमका रहे हैं, वही इस्लाम के नाम पर, और ये चीज़ें हैं वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हमने अपना इस्लाम जो है ना, जब कोई हम पे उँगली उठाता है तो हम कहते हैं मेरा इस्लाम अलग है, वो मेरे साथ है, तेरा तेरे साथ है तो अपना जाके देख। लेकिन जब कोई दूसरा कर रहा हो उसमें ज़रूर उँगली करनी है, बीच में जंप ज़रूर करना है, फिर हर चीज़ पे इस्लाम को रिलेटेड ज़रूर करना है। ओ भाई, इस्लाम ने आपने फ़ॉलो किया हुआ है इस्लाम को, ठीक है आप करें, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें उससे हट के भी आपने तरक्की भी तो करनी है ना, आगे भी तो बढ़ना है, टेक्नोलॉजी भी देखनी है, वो चीज़ें भी देखें ना। वो आप सोए हुए हैं, बस यही है अवाम को चूरन लगाना, और अवाम भी जनाब इसी के पीछे लगी हुई है, और वही जन्नत का कॉन्सेप्ट और वही चीज़ें सारी घूम फिर के आ जाती हैं इनके ज़हन में, और उसके अलावा कहीं नहीं जाते। मैंने किसी दोस्त को कहा कि कोविड आ रहा है तो कोविड में अपनी एहतियात करनी चाहिए, अपनी ना कर लेकिन अपने घर वालों की कर कम से कम। तो बाहर घूमता है, दुकान पे बैठता है, इधर-उधर जाता है, कुछ भी करता है, अगर घर पे कोविड लेके आ जाएगा तो बहुत सारे बीमार होंगे, और वो बुज़ुर्ग हैं तो उससे एल्डर हैं, और अगर उनकी क़ुव्वत मुदाफ़िर बर्दाश्त नहीं करेगी और उनको कुछ हो जाता, तो उसके पास एक ही जवाब था, ठीक है, पहले भी बच गए हैं, अब भी बच जाएँगे, और रब की ज़ात ने, भाई रब की ज़ात आपको, जिसको आप फ़ॉलो कर रहे हैं ना, वो भी कह देंगे इला कर वसीला, का मतलब पहले आप अपना लाएअमल बनाएँगे, कोशिश करेंगे तो वो आपकी हेल्प आउट करेगा। हाथ पे हाथ रख के आप सब कुछ छोड़ रहे हैं उसके ऊपर। अब ये कह देंगे वही बात कि चाय का कप वो पड़ा हुआ है, तो रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उठा के इधर दे देंगे। वो को हेल्प आउट करेंगे मेरी, और कप इधर आ जाएगा। नहीं आएगा भाई। आपको उठ के मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ तक हाथ ले जाना पड़ेगा। ठीक मुझे है? ये समझ नहीं आती मुसलमानों की, जो कहते हैं कि नमाज़ पढ़ लें, अल्लाह की इबादत कर लें, ज़िक्र कर लें, सारा कुछ हो जाएगा। वो यार रूहानियत के हिसाब से और वो जगह आखिरत के हिसाब से जो कांसेप्ट है हमारा, जो अकीदा है हमारा, वो हो जाएगा, मान लिया। लेकिन दुनिया के जो काम है ना,
वो नमाज़ पढ़ के उसके बाद कुरान में भी ज़िक्र है कि नमाज़ पढ़ सुबह की और फिर अल्लाह का रिज़्क तलाश करने के लिए निकल। रिज़्क का मतलब ये नहीं कि रोटी तलाश कर वहाँ पे बाहर जाके। रिज़्क हर चीज़ वो आ जाती है जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल होती है, उसको रिज़्क ही कहते हैं। जो भी ज़रूरत होती है ज़िंदगी गुज़ारने की, टेक्नोलॉजी अब ज़रूरत है एक बन चुकी। ज़रूरत है तो ठीक-ठाक। उसकी खोज के लिए निकल मतलब कि उसके लिए तालीम हासिल कर, पढ़ाई कर, उसके बाद उसकी जो भी है वो उसमें इन्वेंशन करो। मुसलमानों को चाहिए था इन्वेंशन करना लेकिन नहीं किया कभी किसी ने। सिर्फ़ ये कह देते हैं कि अब ये रिलेटेड करना नमाज़ एक अलग चीज़ है। वो आपकी रूहानियत के लिए भी है। ठीक है, अगर कोई काम आपके मतलब कि आपको दिमाग को रिलैक्सेशन के लिए, आपके सारी मतलब कि थकावट दूर करने के लिए ये सारी नमाज़ ठीक है। लेकिन जो अगर कहें कि टेक्नोलॉजी ऐसे ही आ जाएगी, तो टेक्नोलॉजी के लिए भी अलग से बताया गया है कि रिज़्क जाके तलाश कर। तो वो ना बताना होता। कहीं पे बताओ मुझे लिखा हो कि जो है आप नमाज़ पढ़ें, रोटी मतलब कि आप रज जाएँगे। आपको खाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको जो है वो रोटी कमाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं, नहीं लिखा हुआ यार। मौलवी यही कहा गया है कि जाके मेहनत कर। मौलवी हज़रात भी तो हैं ना, वो भी तो अब जब खुतबा देते हैं मस्जिद में जो ज़ोर ठीक है, लगाते हैं वो भी। तो वो ज़ोर लगाते हैं तो वो भाई वो फिर खाने खाते हैं ना, हलवे हाँ। खाते हैं तो कहाँ से खाते हैं? तो मतलब कि अगर वो कहें कि हम तो इतना सारा दिन वो हाफ़िज़ कुरान है, कुरान को याद किया हुआ है, उनको तो फिर खाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये एक तरीक़ाकार है, वो दुनिया रिलीजियस वे से एक अलग चीज़ है। दुनिया में ज़िंदगी गुज़ारना जो है वो असबाब के ज़रिए होता है। तो तो वो ज़बाब असबाब कहाँ से आने हैं वो आपने ढूँढने हैं। तो ढूँढते तो हैं लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है, इस चीज़ के ऊपर है ही नहीं है। इन्होंने कहा है ना कि आप बेवकूफ़ हैं, अक्सर ये हमें ताने देते हैं। कहीं न कहीं बुरा ज़रूर लगता है, लोग सारे बोलते हैं, लेकिन जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि हम भी उनमें से एक हैं। हमने भी कुछ ऐसी क्रिएशन नहीं की, हम भी उस लेवल के पढ़े-लिखे नहीं हैं, कोई ऐसी जॉब कर रहे हो, किसी ऐसी शोबे में हो कि हमने क्रिएशन की हो, कि हमें रोका गया हो कि हमने क्रिएशन किया तो हमने रोका, तो हम भी ये मीडिया पे आके बोले कि हमने ये क्रिएट किया था। अब एक बंदे ने पानी के ऊपर इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी का और वो एक किस्म की उन्होंने कहा जी कार तैयार कर ली है। तो अब उस बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया, उसकी वीडियोज़ भी डिलीट कर दी, उसको साइड पे कर दिया। अब ये कंपनीज़ और माफिया जो है उन्होंने ज़ोर लगाया कि हमारी गाड़ियाँ जो हैं जो पेट्रोल, डीज़ल पे चलती हैं वो तो नुकसान हो जाएगा इतना बड़ा और हमारा कारोबार लेट डाउन होगा, ये किधर से आ रहा है? तो मतलब जिसके पहले पैर जमे होते हैं, वो दूसरे को आने नहीं देता। तरक्की किस तरह होगी भाई? टेक्नोलॉजी लोग जो हैं वो अपनी सोच को वसी कैसे करेंगे? दबाने की कोशिश करते हो आप लोग, तो फिर भी ये कैसे होगा? तो दबा कौन रहा है? साथ में बैठा हुआ भाई दबा रहा है। मतलब वो भी मुस्लिम है, असीं भी मुस्लिम ते तुसीं भी मुस्लिम, ते मुस्लिम भरा तब लेकिन फिर भी जब ऐसी चीज़ आती है और जब अगला कमाने पे आता है या अगला इन्वेंशन करने पे आता है, उसको दबा दिया जाता है। पाकिस्तान में चीज़ वो कहा ना उन्होंने बांग्लादेश ने शर्टें तैयार कर ली हैं। मेड इन बांग्लादेश लिखा होगा भाई उसके ऊपर। शर्म से डूब मरने की बात है कि मेड इन पाकिस्तान लिखा होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें पहले 90s के दौर में 80s के दौर में मैंने देखी कुछ 1-2 चीज़ें देखी मैंने, जिनमें मैंने मेरे ख़्याल में कपड़ों का कुछ देखा। कपड़े थे मेरे ख़्याल में गुल अहमद या किसके थे, उस पे ब्रांडिंग थी कि मेड इन पाकिस्तान, ठीक है? और वो नज़र आया कि हाँ यार कुछ तो पाकिस्तान बना रहा है कुछ का। कुछ चीज़ों में था, लेकिन वो 1-2 चीज़ें थी और वो भी बिल्कुल समझे नापैद हो गई, ख़त्म हो गई। टेक्सटाइल ही बंद हो गई हैं यहाँ तो पे तो वही क्या वही ना कि मुल्क के हालात बदतरीन से बदतरीन होते जा रहे हैं और फिर आहिस्ता चीज़ें जो हैं, जो थी वो भी ख़त्म हो गई और लोगों ने अब ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे लग रहे हैं। क्या होगा आगे क्या होने वाला है कुछ नहीं कह सकते भाई। हर कोई अपनी सेफ साइड करके इन स्ट्रेट वर्ड बोलूँ, मैं अभी इस यहाँ पे बैठा हूँ अपना यही समझ लें कि अपना देख रहा हूँ, अपना सोच रहा हूँ, अपना करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? भाई हर कोई बंदा अनसेफ है यहाँ पे, ठीक है ना? तो कोई पता नहीं चलता कब किस चीज़ को क्या आप पे हमला हो जाए, क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएँ और क्या आपके साथ हो, वो आपने खुद देखना उसको हैंडल करना है। तो वो पाकिस्तान में वीपीएन तक बैन हो गया है। अब वीपीएन बैन है जो कि ट्विटर यूज़ करना चाहते हैं वो भी नहीं कर सकते, टेलीग्राम नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद आज यूट्यूब जो है वो बंद हो गया। अब व्हाट्सऐप पे मैसेज नहीं होते अक्सर, वीपीएन लगाना पड़ता है तब होते हैं यहाँ पे। इतनी मुश्किल से पाकिस्तानी हम गुज़ारा कर रहे हैं और आप लोग यकीन करें बड़े अच्छे और सुकून में रहते हैं। तो पाकिस्तान में व्हाट्सऐप पे मैसेज तक नहीं सेंड होता, वॉइस मैसेज या हो गया या दूसरी कोई पिक्चर वगैरह सेंड करनी हो वो नहीं होते। वीपीएन लगाना पड़ता है अक्सर। तो अब वीपीएन भी बैन हो चुका है। अब यूट्यूब को कल को कोई जो है वो बैन कर देता है तो हम क्या किधर जाएँगे? सड़क पे फिर रिसोर्सेज़ और ढूँढेगी और क्या है फिर क्या करे बंदा यहाँ पे?
फिर कहेंगे जी पाकिस्तान में कोई यंगस्टर यहाँ पे रुके नहीं हैं, यहाँ पे कोई तरक्की नहीं हो रही, सारे जो काम वाले बंदे थे बाहर भाग गए हैं। भाई बाहर ही भागना है। यहाँ पे अगर आप ऐसे रिसोर्सेज नहीं देंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे आवाम को, तो किस तरह होगा। चलें हम कम पढ़े लिखे हैं, मैं मानता हूँ अपना कम पढ़ा लिखा हूँ, नो डाउट, लेकिन यह है कि ऊपर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अगर काम कर रहे होते, एक वसीला एक बना होता, तो हम भी उस चीज़ में ज्वाइन कर सकते थे नीचे रहकर। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी होनी थी लेकिन नीचे होनी थी, लेकिन होनी तो थी ना यार, कुछ ना कुछ तो मिलना था ना। पाकिस्तान में घर वालों के साथ, फैमिली के साथ हमने वो सर्वाइवल मूवमेंट हो जाना था। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तरक्की करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर हो जाना था। पढ़ाई का निज़ाम भी बेहतर होते जाना था। लोगों को पता है यार पाकिस्तान में जॉब्स मिलती हैं, इतनी तनख्वाह है, तरक्की हो रही है। लोगों ने करना था, जोर लगाना था, लोगों ने पढ़ाई की तरफ वो रुझान होना था। अभी ज़्यादातर लोगों का रुझान क्या होता है, एक भाई बाहर जाता है, दूसरे कहते हैं पढ़ के क्या करना है, 10 कर लो, मैट्रिक कर लो, निकलो। कुछ लोग मैट्रिक से पहले ही निकल जाते हैं, क्या यहाँ पे जो बाहर अनपढ़ जाके। है ना उनके पास पैसा ज्यादा है, जो पढ़े लिखे हैं उनके पास पैसा नहीं है। तो हम्म, ये एक कंसेप्ट चल पड़ा है कि अनपढ़ के पास ज्यादा पैसा है भाई, अमेरिका या यूरोप या यूरोप कहीं जाके ऐसे मुल्क सेटल हो चले गया। जाओ तो बस ठीक है, आप मजदूरी करो और यहाँ पे कोठियां कारें खरीदो, पैसा ही पैसा। ऐसे ही है। तो लोग फिर पढ़ते ही नहीं है अब। बिल्कुल। बिल्कुल यही सिखाया जाता है ना। यहाँ पे असल में स्टडी का जो कंसेप्ट है वही गलत दिया जाता है। यहाँ पे रिस्क रोटी के लिए स्टडी करवाई जाती है, सोच के लिए, समझने के लिए, शाउर के लिए। ये चीजें स्टडी अगर करवाई जाए कि आप जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो किस लिए, ये बताना बड़ा जरूरी है। अगर इंडिया की देखें तो इंडिया के जो लोग हैं ना वो इस चीज को नहीं देखते कि हम पढ़े लिखे हैं तो हमें जॉब नहीं मिली तो हमारी जो स्टडी है वो जाया हो गई है। वो उस चीज को कैश करती हैं। वो समझते हैं कि यार हमें इंसानियत आ गया, हमें शऊर आ गया। अगर वो ठेला भी लगाते हैं ना तो उसको भी वो एक पढ़े लिखे अंदाज से लगाते हैं। टेक्निकल वो सिस्टम जो है वो सारा सिस्टम वो यूज करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उससे भी वो आगे डेवलप कर जाती हैं। तो ये चीजें होती हैं। एजुकेशन का फर्क तो होता है ना, चाहे कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में चला जाए, एजुकेशन की जो वैल्यू है वो बहुत जरूरी है, वो बहुत अहम होती है। यहाँ पे देखें तो पाकिस्तानी ये एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं जी कि बस ठीक है जी, हमारा एक कमाने वाला है, बाकी सब वो फ्री बैठे हुए हैं और उसी के बलबूते पर खा रहे हैं, खुद कुछ भी नहीं करना। और जब सर पे पड़नी है तो फिर दोनों दोनों हाथों से पिटना शुरू कर देना है। ये वो कौम है। ये चाहते हैं कि बस पहले से प्लान, वही बात ना कि पाकिस्तान के पास पाकिस्तानी गवर्नमेंट का छोड़िए, पाकिस्तानी अवाम भी ऐसी है कि अगले 5 दिन का कोई प्लान नहीं है कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको हमने सेटल कैसे करना है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं, आगे आने वाले टाइम पे हमने दुनिया के साथ सरवाइव करने के लिए किस किस चेंजिंग की जरूरत है, वो चेंजिंग्स जो है वो लेकर आना अपनी लाइफ में। ये सारी चीजें मायने रखती हैं। जैसी कौम वैसे हुक्मरान। पाकिस्तान का यही हाल है, इसीलिए तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। बस एक चूरन हमें दिया गया है वो कि हम एटमी पावर है जी, एटमी पावर है। एटमी पावर कितने ऐसे मुस्लिम मुल्क हैं जो एटमी पावर नहीं है, तो उनकी वैल्यू देख लें कि कहाँ पे है। ये एटमी पावर से इज्जतें नहीं बढ़ जाती। इज्जतें जो होती हैं वो ज़ाहिरी बात है हालात से और जो मुल्क की सतह एक होती है, जो मुल्क की इनकम होती है, मुल्क की इकॉनमी होती है, मुल्क की जीडीपी होती है, इन चीज़ों से बढ़ती है। तो इन चीज़ों के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? बस गधे हैं हमारे पास बेचने के लिए। गधे भी कब तक बेचेंगे? तो ये चीज़ें हैं जी। पाकिस्तान वाक़ई पीछे है और दुनिया के साथ सर्वाइव करने के लिए दुनिया की कॉपी करना वो पाकिस्तान ने करना नहीं है। तो कैसे हालात बेहतर होंगे? बिल्कुल जी। और बाकी रही बात शहबाज शरीफ को पीछे जो है वो खड़ा किया हुआ है, ये बेइज्जती का मुकाम है। ये उस हिसाब से नहीं कह रहा कि पीछे खड़ा कर दिया, बाकी भी पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान जो है हमेशा आगे खड़ा होता था, वो काकड़ को भी जो है वो एंड पे फेंका हुआ था, ऊपर शीते खिलाया ऐसे उन्होंने। और जो है वो पहले भी जो है, असल में मसला ये है ना कि पाकिस्तान जो कहते हैं कि हम इस्लाम का किला है, इस्लाम जो है वो इधर ही जो है वो इस्लाम महफूज होगा और जो है हम पूरी उम्मत मुसलमा पे जो है वो होल्ड करेंगे और लीड लीड करेंगे उनको। तो उस लीडर को जो है वो दूसरी साफ में पीछे छुपाया हुआ है, कहीं नजर ना लग जाए उसको। तो ये चीज है सोचने वाली। और या तो हमें ये बढ़ के मारनी सूकी छोड़ देनी चाहिए कि हम जो है वो बड़े इस्लाम के पहरेदार हैं, हम जो है वो सबको लीड करने वाले हैं, हम एटमी पावर हैं, हम ये हैं, ये बढ़ के मारनी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि ओआईसी में मुस्लिम ममालिक के नज़दीक भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए पीछे फेंका हुआ था, क्योंकि वो ताकतवर नहीं है पाकिस्तान अब रहा।
तो पहले जो है वो पाकिस्तान देख लें, जब भी देखें पाकिस्तान आगे होता है ओआईसी में, जब भी देखें। लेकिन इस दफ़ा जो है वो कुछ 1-2 सालों में पाकिस्तान को हर इस्लामी मुल्क में पीछे करना शुरू कर दिया, दूसरी दुनिया ने तो करना ही करना है। तो ये वैल्यू रह गई है हमारी। और जो है उसके बाद हमारे ये क्या नाम है इनका, चीमा साहब, ये लाइव आते हैं और इतने स्लो होते हैं कि उस पे भी हंसी आ जाती है हमें। एक बात को 3-3 4-4 दफ़ा रिपीट करते हैं। तो करते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे ही बोलते हैं। करते हैं। बहरहाल ये है कि वीडियो जो है वो अच्छी क्रिएट की गई है और मज़ा आया है। बिल्कुल जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।